अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद निहाल रोशन फ्रॉम बज़्म यूसुफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप सब के लिए डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ लेके आते रहते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दो सिस्टर्स जो कि अपनी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और इसके पीछे भी इनकी बहुत सी स्ट्रगल मौजूद है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं उनकी तरफ। तो मेरे साथ मौजूद हैं हिरा जावेद एंड सना जावेद। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निहाल। वालेकुम। कैसी हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। तो पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दें। पहले सना आप। मैं करंटली इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म में स्पेशलाइज कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, वन ऑफ द रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज इन इंग्लैंड। वाह, बहुत ज़बरदस्त। और चलें अब हिरा आप बताएं। मैं एलएलबी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो क्या है आपकी, और कब डायग्नोज हुआ, और फिर उसके बाद स्कूलिंग से लेके अब तक बारे में बताएं, और उसके बाद और क्या बैरियर्स आप लोगों को फेस करना पड़े। पहले सना आप बताएं। अब वैसे हम दोनों की एलिमेंट है वो इरेटिनिटिस पिगमेंटोसा। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या हर्डल्स आए, क्या बैरियर्स आए फ्रॉम स्कूलिंग अंटिल अचीविंग दिस, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह का एटीट्यूड है और लैक ऑफ अवेयरनेस है, सिम्टम्स नहीं है और प्राइमरी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस है। और इस वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, सोसाइटल, एनवायरमेंटल। ये नहीं कर सकते इनको, लेकिन ये है कि आप अगर डिटर्मिन्ड रहें और आप ऑप्टिमिस्ट रहें कि आपने कुछ अचीव करना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है लाइफ में, आपका एक पर्पस है, आपका एक विजन है, और तो वो फिर मुझे लगता है कि आपकी ना हर्डल्स आपके पर्पस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डिटर्मिनेशन इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा तभी क्रिएट होती हैं जब हम डिटर्मिन रहते हैं। हिरा, आप जो है वो बताएं कि आपका जो है वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड उस स्ट्रीम में रहना कैसा था, और स्कूलिंग से लेके अब तक का एक्सपीरियंस आप भी शेयर करें। मेरा ये है कि मैं पार्शली साइटेड हूँ, पार्शली साइटेड सना भी, हम दोनों भी, मगर मेरी जल्दी डिक्रीज होनी शुरू हो गई थी नजर। तो जब मैं ओ लेवल्स में गई और मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था कि ओ लेवल्स में एक मुझे दाखिला करवाया, एडमिशन करवाया, मैं हुई, एनरोल हुई। मैं सनलाइट में पढ़ती थी और क्या ये लैम्प थी अंडर पढ़ती थी। तो प्राइवेट में यही था कि मेरे फैमिली को भी यही था, मेरी सिबलिंग्स को भी यही था कि वहाँ सब्सक्राइबर मिलेगा, रीडर मिलेगा। दूसरा बाकी है कि अगर आप दूसरी एजुकेशन में देखें तो उसमें आपको अरेंज करना पड़ता है राइटर, सब्सक्राइबर और राइटर, रीडर। सो कभी कभी खुद अरेंज भी नहीं हो सकता, फिर वो जो आप अरेंज करती हो वो इतना क्वालिफाइड नहीं होता। तो मैं तो यही होप लेके मेरे पेरेंट्स ने यही मुझे एनरोल करवाया, मगर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऑपोजिट निकला कि वो प्राइवेट एजुकेशन में ना तो टीचर्स को अवेयरनेस थी किस तरह डील करें, हाउ टू डील लाइक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, उन्हें ना ट्रेनिंग थी और ना अवेयरनेस थी। लिटरली जब मेरे एग्जाम्स होते थे या मैं ऊपर नीचे लिखती थी, उन्हें ये तक नहीं पता था कि अगर ये बीमारी है तो उसको किस तरह यहाँ फैसिलिटेट करें। अगर आप इतनी सम ऑफ मनी ले रहे हैं तो और या तो ट्रेन करें जो टीचर्स हैं, उनका लाइक उनका अजीब सा एटीट्यूड होता था, मतलब कैजुअल एटीट्यूड होता था। एंड सेकेंडली उसकी वजह से फिर मैं काफी डिमोटिवेट हुई शुरू में। मगर ये है कि फिर मेरे जो बाकी दोस्त फ्रेंड्स भी मिले, उनमें से कुछ तो वो स्पेशली जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं तो वो उन्हें वो एज अ ब्लाइंड को मजाक उड़ाते थे। मैं कहती थी मैं चीज इधर उधर पर ये बता दो, तो वो बजाय वो करने की देने के सही बात है अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक यही होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से फैमिली की सपोर्ट काफी थी, तो मैं आगे मूव ऑन हुई और मैंने उसे थोड़ा सा लिया, मगर मैंने उसको स्टॉप नहीं हुई और आगे मैंने फर्दर मूव किया। और फिर मैंने ए लेवल्स किया। फिर ए लेवल्स में ये कि मेरी फ्रेंड्स और टीचर, एक जो मैं
नाम लेना चाहूंगी, सिकंदर है, उन्होंने काफी मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स की जो ग्राफ्स थे उन्होंने मुझे फिंगर टिप्स में जुबानी सिखाए। लाइक ग्राफ्स लाइंस होती हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरफ जा रही है, वर्टिकल लाइन जा रही है। तो और उन्होंने काफी उनकी एक सपोर्ट थी मेरी एजुकेशन में। एंड सेकेंडली मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे काफी की। एंड फिर मेरे पेरेंट्स ने ये कि ज़ाहिर बात है मेरी डिग्रीज काफी कर चुकी थी, तो फिर ये कि मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करके लैपटॉप लिया और फिर मैं लैपटॉप सीखा अपने सिबलिंग से, मतलब उनसे सीख के एक से। तो वो मुझे सना आया मेरे सामने, तो मेरी सिस्टर से मैंने सीखा, लैपटॉप सीखा, जॉस सीखा। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन ईयर किया रिफा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप जब बाहर का करते हो तो आपको फाउंडेशन ईयर करना होता है, तो आप उधर आके करो उस कंट्री में, या और पाकिस्तान में भी होता है रिफा के अंदर। तो मगर सेम ये था कि मेरे फाउंडेशन ईयर में भी एक टीचर बाहर से पढ़ के आया था, मुझे सेम उसका एटीट्यूड था कि ना रिसोर्सेज, मतलब उसमें हम लोग मैं जा के उन्हें बता रही थी, इन्फॉर्म कर रही थी कि मुझे चाहिए, मगर मसला ये कि वो उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे। और पाकिस्तान सबसे बड़ी सैड रियलिटी ये है कि मतलब कि हम लोगों को वो इक्वल राइट्स नहीं देते। इफ वी कांट सी तो सो हम लोगों का दिमाग भी नहीं काम करता। तो सेम सिचुएशन मैंने रिफा में भी देखी, मगर ये है कि उसके बाद फिर सेम सिचुएशन थी। आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप एज अ होल नहीं चेंज करोगे। आई थिंक इंडिविजुअलिज्म, मतलब जब तक सोसाइटी एज अ होल नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। एंड लास्टली फर्दर फिर आपको आर्ट्स लेना पड़ता है। मैंने आर्ट्स में ये कि मैं मोटिवेट करना चाहूंगी, ऐसे मोटिवेशन है सबके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड अब करना चाहें। तो आर्ट्स में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके टाइम भी देते हैं, रीडर स्क्राइबर देते हैं, तो आप आर्ट्स दे सकते हो मतलब बाहर के लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने जब कैश अप्लाई किया, जो वीज़े का प्रोसीजर होता है, वीज़ा लेटर आता है, यूनिवर्सिटी इशू करती है, तो मेरा काफ़ी वो भी सीन हुआ कि वो कैश क्या हुआ कि वो कैंसिल कर दिया कोविड की वजह से। उन्होंने कहा कि वो प्रोग्राम अगले साल इनरोल करेंगे, और मेरी काफी ज्यादा साल का गैप आया, मगर एक साल आ गया। मगर उसमें मैंने ये कि हिम्मत नहीं हारी और मैंने कोर्सेज किए ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, लाइक कोर्सेरा और EDX में आर्ट्स दिया। तो फिर उससे क्या हुआ कि मेरा टाइम भी कवर हुआ, मैं मोटिवेटेड रही, और इंशाल्लाह लाइक अब आपके सामने हूँ मैं कि मैं इधर पहुंची यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सब के लिए एक मोटिवेशन है। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको ट्रीट ऐसे ही किया जाता है कि जैसे कोई एलियन। मैं ऐड करना चाहूंगी निहाल यहाँ एक पॉइंट, sure. क्योंकि मेरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ, मेरा अभी एक्सपोजर हिरा का भी और मेरा भी डोमेस्टिक तो है ही, लेकिन अब इंटरनेशनल भी हो रहा है, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आइडियल सिचुएशन है। देखा जाए तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हम देखें तो हर जगह लिमिटेशंस हैं, हर जगह facilitations with regard to your disability, क्योंकि disability हाली sensory impairment नहीं है, ये visual impairment भी है, physical impairment भी है, और different types होते हैं, different types of impairment। तो उसकी जब हम बात करते हैं different types of impairment, तो हम बात करते हैं कि आपको उस impairments के मुताबिक आपने needs को cater करना है और आपने एक facilitate करना है किसी भी individual को। यहाँ मैंने देखा है यहाँ भी due to lack of awareness ब्लाइंड्स को डेवलप नहीं है कुछ इंस्टीट्यूशंस में। मैं इसको अगर सम अप करूं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हर जगह एक आइडियल या परफेक्ट कंडीशंस मिलेंगी। हर जगह अवेयरनेस लैक करती है, वही आ जाता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका कितना क्लियर गोल है आपका, और आप उसको लेके किस तरह परस्यू कर रहे हैं और कितने रेजिलिएंट हैं टुवर्ड्स चैलेंजेस। बस हमने अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना है और अपनी अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी जितने अभी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और उसके साथ विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, तो वहाँ जाने के बाद आपको किस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़े? एक तो लाइक जाहिर है जो स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है उसको सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम होता है वो हलाल फूड का होता है। खैर ये तो जोक अपनी जगह, लेकिन फिर भी क्या इश्यूज आए? सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो यही था कि आप बिल्कुल अलोन हो
और आपके साथ पाकिस्तान में तो आपकी फैमिली सपोर्ट होती है और पाकिस्तान में सपोर्ट का एक नेटवर्क होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है इन मेनी सेंस। लेकिन आप जब एक ऐसी इन्वायरमेंट में आए जहाँ पे आप बिल्कुल एक इंटरनेशनल हो, आप कल्चरल लेवल पे देखें पूरा ही डिफरेंट है आपके अपने इन्वायरमेंट से, तो फिर आपको काफी टाइम लगता है एडजस्ट होने में, इसको समझने में। पहले अकोमोडेशन के इश्यूज आए, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते होते और फिर यहाँ के सिस्टम को समझा कि आपने किस तरह यहाँ अपने अकाउंट को एक्सेस करना है। यहाँ बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू हम बहुत सी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, बहुत सी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी। पहले हमने इसको समझा सिस्टम को और फिर यूज टू हो गए इसके। हिरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं ऐड करना चाहूंगी कि मेरा ये सीन था कि मैं जब आई इस सिचुएशन में तो मुझे ये था कि उन्होंने कहा था, लिखा था मेरे पास प्रूफ भी था एज ईमेल कि वो लोग मुझे टॉकिंग हॉब देंगे और टॉकिंग माइक्रोवेव देंगे, जिसमें जैसा टॉकिंग हॉब मतलब टॉकिंग चुला कि वो उस टेम्परेचर बोलेगा और टर्न ऑफ ऑन ऑफ का होगा। मतलब अगर क्या हुआ कि मैं जिस अकोमोडेशन में आई तो वो टच उधर हॉब था, इंडक्शन हॉब था। टच ये मतलब कि मुझे फील ही नहीं होता था उंगलियां, लाइक एक आप जो नॉर्मल स्टार्टिंग पर्सन है वो तो देख के बंदा कर सकता है ऑपरेट। जी बिल्कुल ऐसे तो जो सिर्फ दूसरा है वो मतलब वो तो नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी टेप्स लगाई तो मगर फिर मैंने कहा कि अब मेरे पास एज अ प्रूफ है, तो उन्होंने फिर ये कि बाद में डिलीवर किया, मगर काफी महीना मुझे काफी प्रॉब्लम थी। तो फिर दूसरा ये कि हाँ कि जब मैं आई तो कमरे का भी और वॉशरूम का था कि हम हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है पॉलिसी के, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अब मोस्टली अब ये है कि अब खुद ही करना पड़ता है सारा, अब कमरे का भी और वॉशरूम की सफाई। तो वो मैंने आके हुआ सीखा, तो मतलब वैक्यूम क्लीनर सीखा, उसे किस तरह कमरे में किया जाए, फिर वॉशरूम सीखा। मगर मैं ये कि घर में भी करते थे हम लोग दोनों बहनें, तो ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आके एकदम से जिस तरह सर पे नहीं पड़ जाती, वो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि अगर आप में होगा, इरादा होगा, अज़म होगा, डिटरमिनेंट होगे कि आपने सीखना है, विल पावर होगी, तो फिर आप सीख लोगे। जब मेरी फ्रेंड भी आती है तो वो कहती है कि इस तरह कमरा और बाथरूम और मेरी प्लेट्स डिशेस साफ होती हैं कि वो हैरान होती है कि एज अ ब्लाइंड कोई, और मैं खाना इतना अच्छा बना लेती हूँ, कोई मतलब वो करता है। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं सपोर्ट करना चाहूंगी अपनी बहन को कि ये बात बिल्कुल सच है कि हर जगह आइडियल सिचुएशन नहीं होती। मैं जब आई तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी थी, जो उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज देंगे वो उन्होंने नहीं दी, मुझे खुद आके मेल करनी पड़ी। मगर ये कि हाँ पाकिस्तान में इधर फर्क है कि आप कहोगे तो आपको जरूर मिलेंगी, मगर वहाँ आप पीछे भी भागते रहोगे तो आपको डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड तो रहेगा ही और चीजें भी नहीं मिलेंगी, उल्टा आप पे एहसान करके आपको मिलेंगी। तो ये अच्छा यहाँ सीन था और सिचुएशन अच्छी मेरी रही। दूसरी बात ये लास्टली के अगर आपने ऑर्डर भी करना है बाहर से ग्रोसरी का, तो वो ये हो जाता है कि जिस तरह सना ने बताया कि आप एप्लीकेशन से कर सकते हो तो डिलीवरी आ जाती है। तो ये काफी अच्छी सहूलत है हमारे लिए, जो नहीं मतलब काफी जिनके लिए मुश्किल हो बाहर जाना और ग्रोसरी करना। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि जो डिग्री प्रोग्राम्स आप लोग परस्यू कर रहे हैं, इनको करने के बाद आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? पहले सना आप बताएं। मेरा तो यही है कि मैं रिसर्चर बनना चाहती हूँ और एज ए प्रोडक्टिव रिसर्चर जो कि कंट्रीब्यूट कर सके अपनी फील्ड में, मिथ्स और जो मिसपरसेप्शंस हैं उसको मैं डिमिस्टिफाई कर सकूं। You want to work with independent think tanks or you want to work with some media outlets? मेरे लिए तो मेरा यही है कि मैं थिंक टैंक्स में काम करना चाहती हूँ और अगर मिले अपॉर्चुनिटी मिले तो इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड फॉर मीडिया टैंक्स एज वेल। This is very interesting. हिरा आप बताएं, चूंकि आप लॉ कर रही हैं तो उसमें पहले तो ये बताएं कि लॉ में आप जो है लॉ की बहुत सी डोमेन्स हैं, तो आप किधर स्पेशलाइज कर रही हैं और आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? मेरा अभी स्ट्रेट LLB है, मगर इंशाल्लाह मेरा कैरियर गोल है कॉर्पोरेट साइड पे जाने का या क्रिमिनोलॉजी की तरफ। तो मगर अब ये डिपेंड करता है, मगर मेरा दोनों तरफ इंटरेस्ट है और मगर इंशाल्लाह आई वांट टू बिकम अ सोलिसिटर इन फ्यूचर। सो या तो कॉर्पोरेट साइड पे होगा या अगर मैं बैरिस्टर की तरफ गया
तो मगर ज्यादा चांसेस सोलिसिटर ही है, तो फिर इंशाल्लाह कॉर्पोरेट की तरफ ही होगा। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने दोनों एजुकेशन सिस्टम्स को एक्सपीरियंस किया है, जो पाकिस्तानी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को भी। हमारे एजुकेशन सिस्टम के बेसिकली फ्लॉज क्या हैं एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मैं बताना चाहूंगी कि देखिए कि जब मैंने उधर ली एजुकेशन ली तो मुझे यहाँ आके काफी ज्यादा कल्चर शॉक भी है, मतलब एजुकेशन में काफी डिफरेंस लगा कि यहाँ आके जब मैं आई तो उन्होंने मुझे कहा कि साइटेड गाइड आपको मिलेगी, मतलब साइटेड गर्ल होगी जो आपको क्लासेस में लेके जाएगी और बाकी वापस में ड्रॉप करेगी आपको अकोमोडेशन में, या आपने लाइब्रेरी में जाना है वहाँ ड्रॉप करेगी तो, और लेक्चर्स में लेके जाएगी और ट्यूटोरियल्स में जैसे मेरे होते हैं। तो मकसान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो दूर दूर तक नहीं है। और अगर आप कहो फ्रेंड्स तो कर देंगे, यहाँ से बात मकसान में ये है इस तरह कि माशरा है कि आपको शायद बात है कि फ्रेंडली एक वो इन्वायरमेंट होता है, फ्रेंड्स आपको करती हैं, फेवर भी कर जितना भी हो तो आपको इंसानियत के तौर पे करते हैं। तो ये है कि फ्रेंड्स भी लेके जाए, मगर ये कि आप यहाँ बहुत इंडिपेंडेंट आपकी सोच आती है कि मुझे आप जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी करूँ तो मैं अकेडमी में जाती थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने किसी को कहा हुआ था वहाँ अकेडमी में, तो वो मुझे इंतजार करना पड़ता था कि वो जब आया थी या जो भी आती थी और मुझे लेके बाहर तक जाती थी, गाड़ी तक और छोड़ती थी अंदर तक क्लास तक। यहाँ ये कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता, मतलब मुझे बहुत इंडिपेंडेंट हूँ मैं। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि मुझे जो कोर्स वर्क देते हैं उसमें एक्सटेंशन मिलती है 1 वीक की ऑटोमेटिकली। पाकिस्तान में होता है कि आप एक्सटेंशन नहीं होती, आपको देना है तो ये देना ही देना है, मतलब आप एक्सटेंशन तो मिलती ही नहीं है, दूर की बात है। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि रिसोर्सेज आपको वर्ड में PDF में आपको, जैसा मुझे काफी पावर पॉइंट्स में मसला होता है तो मेरे टीचर्स की सारी क्लास पावर पॉइंट में ही है, तो वो उन्होंने मुझे वर्ड में फैसिलिटेट करके PDF में स्लाइड्स दी हुई है। और हर लिहाज से जैसा टाइम का होता है तो टाइम का जैसा मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में मेरा एग्जाम था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम था बिकॉज आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड ये हो गया था एग्जाम्स ऑनलाइन है, मगर अभी भी पोस्ट कोविड अभी सिचुएशन यही है कि ऑनलाइन एग्जाम्स ही हैं। मेरे जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उसमें मुझे टाइम दिया है आई थिंक। और दूसरा जो लास्ट बात जो मैंने पहले भी आप मेंशन की थी, जो स्क्राइबर रीडर का, यहाँ अब मुझे दोनों ऑप्शन है, या तो मैं लैपटॉप पे दूँ या स्क्राइबर रीडर को अवेल करूँ अपॉर्चुनिटी को। तो मुझे ये कि वहाँ तो आप अगर जाओ तो OA लेवल सिस्टम में तो आपको देंगे, आपको कुछ यूनिवर्सिटीज को अगर आप फॉर्म भी करो, उनको एड्रेस भी इश्यू करो ये वाला, तो फिर भी मतलब इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते और वो ज्यादा आपके लिए एक हर्डल क्रिएट और हो जाता है। तो यहाँ ये कि आप काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इधर इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो मैंने मतलब फेस किया मुझे लगी है। मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसा हिरा ने मेंशन की है डिसेबिलिटी सपोर्ट सर्विसेज इन मैनी फॉर्म्स के किस तरह इसको एक्सेसिबल फॉर्मेट प्रोवाइड की जाती हैं, किस तरह इसे मोबिलिटी में हेल्प ओरिएंटेशन में हेल्प की जाती है। तो पाकिस्तान में ये है कि ये रिकॉग्निशन नहीं है बिल्कुल भी कि ये सर्विसेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। अगर यहाँ किसी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जब मैं इनरोल हुई तो मुझे ये पता था कि उसकी फाउंडेशन एज अ सर्विस डिसेबिलिटी सपोर्ट रखी जा चुकी है, लेकिन बिटर रियलिटी ये थी कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो इसे फंक्शन किस तरह करेगी, हमने कैटर किस तरह करना है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। हम कंपेयर करें तो पार्ट यूनिवर्सिटी एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी सपोर्ट सर्विसेज एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर एडवाइजर प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी फोर्टनाइटली और एनुअल मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, वो आपकी नीड्स को सुनते हैं, आपकी नीड्स को एड्रेस करते हैं। इस तरह से फिर आपकी जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ आई तो सबसे पहले उन्होंने मेरा असेसमेंट सेंटर में मुझे स्केड्यूल की गई अपॉइंटमेंट मैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि ये असेसमेंट सेंटर है क्या और क्या इसका फंक्शन है, लेकिन मैं जब मैं गई हो तब मुझे पता चला कि ये डिसेबिलिटी के असेसमेंट सेंटर में आपकी स्पेसिफिक नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, फिर रिपोर्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, वो रिपोर्ट सेंड की जाती है आपके डिसेबिलिटी एडवाइजर को, आपके डिपार्टमेंट को, और वो फिर नेसेसरी स्टेप्स जो कि लेने हैं वो लिए जाते हैं। बताना चाहूंगी 2-3 क्वेश्चंस जो कि मुझसे उन्होंने पूछा कि आप किस तरह आप अपने कोर्स में आप
किस तरह एक्सेस करती हैं डिफरेंट लिटरेचर, कौन सा स्क्रीन रीडर यूज करती हैं, और आपने जैसे क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा में रिसर्च मेथड्स हैं, आपने उसको किस तरह करना है। तो इस तरह से फिर उन्होंने मेरा पूरा उसको फाइनलाइज किया, फिर उसको सेंड किया, फिर मेरे स्कूल ने मुझे उसी के मुताबिक फिर मुझे फैसिलिटेट किया और मुझे प्रोवाइड किया। तो नेटशेल में कहना चाहूंगी कि ये हमारा सिस्टम एक्सक्लूसिव है, अभी भी एक्सक्लूसिव है, लेकिन हमने ही इसको ठीक करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हमने स्टेप उठाना है, हमने ही एजुकेट करना है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरह आप दोनों अपनी हायर स्टडीज को यूके जाके परसू कर रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस को बताएं, स्पेशली जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, कि वो अपनी हायर स्टडीज अगर यूके या कहीं और अब्रॉड जाके परसू करना चाहते हैं, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए होंगी और क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? आई थिंक रिक्वायरमेंट्स तो वो बेसिक है कि आपको आप आइट्स देना है या जीआरई देना है। अगर आपने अमेरिका के अप्लाई करना है तो आपको जीआरई चाहिए होता है, और बाकी अगर मुल्कों में करना चाहिए, फॉर एग्जांपल यूके है, तो उसके लिए आपको आइट्स करना होता है। तो आइट्स एज कम्पेयर टू जीआरई इज मच इजियर, मैं तो कहूँगी, क्योंकि मैंने खुद आइट्स दिया था। और आइट्स का ये है कि आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग होता है, और उसके लिए काफी ज्यादा कंटेंट आजकल फेसबुक पे ग्रुप्स हैं आइट्स के अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उस पे बुक्स भी हैं जो मैंने किया था। मैंने मैं बहुत बड़ी इंस्पायरिंग एज मोटिवेशन हूँ कि मैंने और सना ने, मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हम लोगों ने बगैर किसी कैटेगरी में खुद चाह के आइट्स किया, और हम लोगों ने काफी अच्छा ब्रांड अचीव किया। तो आजकल फेसबुक में तो काफी है मटेरियल, और यूट्यूब पे भी एक चैनल है सत्या कुक के नाम से, अगर आप वो करना चाहें उसकी वीडियो सुने। और आप बेसिक तो यही है कि आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ेंगे, सुनेंगे, और लिसनिंग जितनी अच्छी, आप इंग्लिश में बीबीसी रेडियो का चैनल आप सुनेंगे या गार्डियन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कोई भी आर्टिकल्स ले रहे हैं, बुक इंग्लिश पढ़ ले, तो उससे इम्प्रूव होगी और आप आइट्स का बैंक अच्छा ले लेंगे। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यूके का करना है, तो उसमें तो होता है कि आप पहले आप करते हो, अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आप अपनी क्रेडेंशियल्स आप उनको भेजते हो, अप्रूव होती हैं, तो आपका ऑफर लेटर रिसीव होता है। अब फिर ऑफर लेटर एक्सेप्ट होता है, तो उनकी भी कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, क्योंकि उसमें कंडीशन कभी कभी आइट्स की देते हैं, जिस तरह उनका कोई मेरिट होता है कि ए हो, या जो भी जो मैट्रिक या उसमें आपकी इतनी परसेंटेज हो, एचएससी से अप्रूव हो, तो वो उस मुताबिक परसेंटेज इतनी हो। तो अगर आप वो इतनी ले आए हैं, तो वो कोई ऑफर अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा। जैसे मेरा तो अनकंडीशनल आया था, तो मेरे पास आइट्स था, तो वो इम्प्रूव कर दिया था। उसके बाद वीजा का प्रोसीजर होता है, जिसमें वीजा लेटर यूनिवर्सिटी होम ऑफिस के साथ करके इशू करती है, उसे कैश कहते हैं वीजा लेटर, और वो इशू होता है। तो फिर उसके बाद आपको एम्बेसी जाना होता है, बायोमेट्रिक होती है, और ये सिस्टम ऐसे चलता है। मगर दूसरा, इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको उन लोगों को विजनरी इम्पेयर्ड को विल पावर और सेल्फ डिटरमिनेड रेजिलियंस की, इन तीनों की बहुत जरूरी है, और मोटिवेट होने की। अगर आप ये चारों चीजें नहीं है, तो फिर आपके साथ होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा माशरा बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, और वो बहुत ज्यादा आपको ना नेगेटिवली थॉट्स होती हैं, आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं। और आप जब ये सुनो, ये तो मेरी तो खुद की एग्जाम्पल है कि मेरा जब केस आगे गया, मेरी एडमिशन एक साल मुझे अगले साल हुआ, तो वो कोविड की वजह से मुझे अगले साल दोबारा अप्लाई करना पड़ा। सारा प्रोसीजर, एक साल बीच में गैप आया, तो मैं थोड़ी बहुत हुई, मगर मैंने उसको यूटिलाइज किया, विल पावर मैंने छोड़ी नहीं। क्योंकि यहाँ ये है कि आप थोड़ी बहुत हो, तो एक सोसाइटी का प्रेशर है कि आप फौरन ही डिसार्ड होके बैठ जाते हो, तो विल पावर नहीं छोड़नी। और दूसरी बात, मैं इसको एक और रिलेट करना चाहूंगी कि आप यहाँ स्टीरियोटाइप्स है कि आपको डिस्करेज करते हैं कि अब भाई आपका तो दिमाग में काम करता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, अगर आप कर नहीं सकते तो भाई आप पहुंच भी नहीं सकते। तो ये नहीं है, बल्कि अब आप सोचो और मेरे पे मेहनत करो इंशाल्लाह, और आपने इन बातों, अब जब खुद इंडिपेंडेंट होगे तो आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करोगे, अपनी फैमिली को। और जब आप इंडिपेंडेंट होगे तो इंशाल्लाह आप भी आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, जो क्रिटिसिज्म आप भी करते हैं, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव लो और अपने ऊपर मेहनत करो, और ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल रहो कि इंशाल्लाह जिस आप एक दिन
खुद मतलब इंडिपेंडेंट हो गए तो वही लोग जो अपॉर्चुनिटी से जम करते हैं तो आप आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखेंगे या यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि आई थिंक डिस्करेज नहीं होना चाहिए और आगे मूव होना चाहिए पास्ट को बुला के। अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट जो हिरा ने स्टेट की, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपको अगर हम स्टडी अब्रॉड प्लान करना है तो सबसे पहले आपको अपना जो करियर ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना चाहिए कि वो क्या है। और जब आप वो आप क्लियरली जब डिफाइन करेंगे तभी आप उसको परसू कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बेसिक यही है कि सबसे पहला स्टेप जो आप इस पे होना चाहिए जब आप इस जर्नी को करना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी आपका है, आप जिस में भी फील्ड में है उसमें पहले आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें क्लियरली। जी, तो आखिर में आप हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए और बज़्म यूसुफ चैनल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहती हूँ कि मेरा फर्म बिलीव है कि लाइफ इज यूजलेस विदाउट अ पर्पस। तो आप अपने पर्पस को सबसे पहले डिफाइन करें कि आपके क्या आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इस तरह आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, अपनी सोसाइटी में एक चेंज ला सकेंगे। और ये एक ब्रूटल रियलिटी है कि वो एग्जिस्टिंग जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को बहुत डिस्करेज करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है और हम एक्सेल नहीं कर सकते ड्यू टू दैट। लेकिन मेरा फर्म बिलीव है कि जो आपकी कैपेसिटी है उस पर आप अपने स्किल्स को इनहेंस करें, पॉलिश करें, आप अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करें और उसको जो आपके पास रिसोर्सेज हैं पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में। अब तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में हम ब्लाइंड कम्युनिटी बहुत कुछ एक्सेस कर सकती है। इससे पहले आपका इतना ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब हैं। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको कंस्ट्रक्टिवली आप यूटिलाइज करें और be the change you wish to see in the world. In the end, I just want to say thank you, Basma Yusuf, for providing us this opportunity to share our experiences and voice out the issues regarding for the disabled community. और मैं एंड में बसमा यूसुफ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छी एक काविश है टुवर्ड्स अवेयरनेस कि आप किस तरह सोसाइटी में हाईलाइट करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने, ब्लाइंड मेंबर्स ने अचीव किया है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो उसको हाईलाइट कर रही है बज़्म यूसुफ। Just in the end, I want to say wish you all the best in what you are doing so far for the blind community. जी फ्रेंड्स, तो ये था एक बहुत ही प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। तो उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।